हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGR स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, हमारी पहली क्लास शिक्षण अभिक्षमता की देखते हैं। 10 क्वेश्चन का हमारा टारगेट डेली चारों सब्जेक्ट्स में देखते हैं 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। तो देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़िए, कौन सा आंसर होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। देखिए, छात्रवृत्ति चुनाव पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयी अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, अगली ग्रेड श्रेणी में प्रोन्नत। तो दोस्तों देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन, ग्रेडिंग सिस्टम को कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है? अगली ग्रेड में श्रेणी में प्रोन्नत करने के लिए विद्यार्थियों को यहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है। बाकी देखिए, छात्रवृत्ति चुनाव में इसका उपयोग नहीं किया जाता। विद्यार्थियों औपचारिक एवं कार्यालयी अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, ये वाला भी गलत है। विविधीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, ये वाला भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ग्रेडिंग प्रणाली का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या पढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं का पूर्ण मूल्यांकन करना होता है। यह पूरे वर्ष भर छात्रों के अवलोकन पर आधारित होता है एवं यह छात्रों के अगले श्रेणी में पदोन्नत करने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। तो देखिए, चारों ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्ष की प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो देखिए दोस्तों, सोचिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा नहीं। अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आता है तो आप एलिमिनेटिंग मेथड, मतलब ऑप्शन आप हटाकर कौन सा आंसर नहीं हो सकता उसको हटाकर कट करके आप लास्ट तक आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसे देखते हैं, विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, ये आंसर हो सकता है क्या? तो देखिए, ऐसा इससे देखिए, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक, मतलब किसी विद्यालय का पता किस तरह से लगता है हमें कि वो कितना अच्छा है, कितना कैसा है विद्यालय। तो देखिए दोस्तों, ये विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर से ही तो पता लगता है। विद्यार्थियों का रिजल्ट, कैसा रिजल्ट दे रहा है वो विद्यालय। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि से पता लगता है किसी भी विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर, मतलब उन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल की है विद्यार्थियों ने उस विद्यालय में। तो ये सही ऑप्शन है। बाकी देखते हैं गलत क्यों है। विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, देखिए इससे कोई रिलेशन नहीं है। विद्यालय में कितनी क्या सुविधा है, क्या नहीं है। लगभग सभी विद्यालयों में सुविधाएं होती है। कक्ष प्रणाली, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, ये भी दोस्तों देखिए सभी विद्यालयों में होता है। बाकी सभी चीज़ें देखिए हर विद्यालय में जनरली सभी में होता ही है ये तो यहाँ पे इसका सही आंसर है वो विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर है। क्योंकि किसी भी विद्यालय की गुणवत्ता का पता, किसी भी विद्यालय की श्रेष्ठता, विद्यालय कितना अच्छा है, इसका पता विद्यार्थियों के रिजल्ट से, उनकी उपलब्धि से ही लगता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है। सृजनशीलता, देखिए क्या आंसर होना चाहिए। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ इस सब्जेक्ट में शिक्षण अभिरुचि में शिक्षण अभिक्षमता जो सब्जेक्ट है, इसमें देखिए चारों ऑप्शंस को पढ़ना होता है ध्यान से। फिर उनसे में से क्या सबसे बेस्ट आंसर है वो उसका चुनाव करना होता है। थोड़ा इनमें सोचने में टाइम लगता है दोस्तों, इनको डायरेक्ट इनका आंसर नहीं पता किया जा सकता। तो सृजनशीलता, देखिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से,
समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होना चाहिए। देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे देखिए कैटेगरी होती है इस सब्जेक्ट में। देखिए इस सब्जेक्ट में आंसर जो मिलते हैं दोस्तों, वो मतलब आपको नंबर देखिए इस तरह से मिलते हैं कि कौन सा देख सबसे बेस्ट जो आंसर है उसके पूरे नंबर 3 नंबर मिलते हैं। अगर कोई उससे थोड़ा मतलब थोड़ा कम सही है उसमें 2 नंबर, 1 नंबर, इस तरह से चारों ऑप्शन से आपको नंबर मिलते हैं दोस्तों। किसी से जो सबसे बेस्ट है उससे 3 नंबर मिलते हैं, जो उससे थोड़ा कम सही है उसमें 2 नंबर मिलते हैं, और भी कम सही है उसमें 1, और जो बिल्कुल ही गलत है उसमें 0 नंबर मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट की एक खासियत है, बाकी और में ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे सही आंसर ये थर्ड वाला ऑप्शन है, मौलिक विचार, समाधान और उत्तर निर्माण से। देखिए इसमें सबसे अच्छा दिया हुआ है सृजनशीलता को परिभाषित करने के लिए। देखिए मौलिक विचार, समाधान और उत्तर निर्माण से संबंधित है। सृजनशीलता का तात्पर्य वह होता है कि आप किसी परिस्थिति में किस प्रकार से सोचते हैं, समस्या का समाधान करते हैं एवं किसी खास प्रश्नों का उत्तर या हल किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों। तो इस तरह से सबसे सही आंसर थर्ड वाला ऑप्शन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है। तो देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए। वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर वैधता एवं विश्वसनीयता होगा। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है। तो वैधता और एवं विश्वसनीयता। कितना कोई देखिए मूल्यांकन के बाद कोई भी जो भी है वो कितना वैध है, कितना विश्वसनीय है, इसी से पता लगता है। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को कौन सा सही। हाँ, तो वैधता एवं विश्वसनीयता सबसे सही आंसर। देखिए व्याख्या देखते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में वैधता एवं विश्वसनीयता का होना जरूरी होता है। इन्हीं गुणों की वजह से परीक्षण मानकीकृत हो पाता है। फिर वैधता और विश्वसनीयता होने के बाद उस परीक्षण को मानकीकृत मतलब सही मान लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए, देखते हैं कौन सा सबसे सही आंसर है। कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर से शुरू कर दें। देखिए पहले ऑप्शन में ये है। दूसरा ऑप्शन है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। तीसरा ऑप्शन है जो बाधा डाल रहे हों उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। फिर चौथा, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। तो दोस्तों कई क्वेश्चन होते हैं जिनको हम आसानी से अपने अनुमान से उनका आंसर बता सकते हैं। इस तरह से जो टोटल 50 क्वेश्चन है उनमें से लगभग 30 क्वेश्चन ईजी होते हैं दोस्तों। इस सब्जेक्ट में थोड़ा सोच विचार का आंसर देना होता है, तो लगभग 30 क्वेश्चन तो आराम से सही किए जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप ये कोई आसान है क्वेश्चन। देखिए क्या करना चाहिए उस व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। देखिए किसी भी स्टूडेंट ने कोई विघ्न बाधा
अगर कोई कुछ बीच में बात करते हैं या कुछ भी कोई बाधा पहुंचाई तो क्या करना चाहिए, कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर से शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, ये सही आंसर नहीं है। इससे क्या होगा, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। देखिए थोड़े थोड़े सभी सही होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर है वो तीसरा नंबर का है। जो बाधा डाल रहे हों उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है कुछ डिसिप्लिन नॉन डिसिप्लिन एक्टिविटी में अगर वो आ रहा है तो उन्हें देखिए उन जो वो इस तरह से जो गलती कर रहे हैं उसके लिए उनको सबसे पहले तो समझाएं, उनको प्रेरित करें। मेन जो मकसद होता है टीचर का वहाँ पे किसी भी तरह से उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना। आप उन स्टूडेंट को उनकी गलती का एहसास करवाइए। मतलब आप उनको दंडित इस तरह से करें कि उन्हें सीखने के लिए वे फिर मतलब उनमें कुछ बदलाव आना चाहिए। तो इस तरह से सबसे बेस्ट सबसे सही आंसर, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, कुछ उनको बताएं, उनकी गलती का एहसास करवाएं। तो ये सबसे सही आंसर है। फिर इसके बाद में देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अगर कक्ष में किसी भी प्रकार की बाधा छात्रों द्वारा उत्पन्न की जा रही है तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य यह जानना होना चाहिए कि छात्रों के व्यवहार के पीछे क्या कारण है। अगर उन्हें पाठ या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें किसी अन्य विधि से समझाने की कोशिश करें और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। देखिए जो छात्रों का जो व्यवहार है वैसा विघ्न बाधा पहुंचाने का उसके पीछे क्या कारण है तो ये पता करना ज़रूरी है अध्यापक को। फिर उस हिसाब से उन्हें प्रेरित करें। फिर विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। देखिए पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। तो दोस्तों देखिए सबसे सही आंसर क्या होना चाहिए, 2। पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण। दोस्तों थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया इसलिए मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, फिर से देखते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोस्तों खेल से संबंधित हो सकती है या फिर किसी अन्य से, मतलब उनका डायरेक्ट पाठ्यक्रम से उनका रिलेशन होता है। तो देखिए पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, जो उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सबसे सही होगा। देखिए व्याख्या देखते हैं। शिक्षण क्रियाकलाप के दौरान कक्ष में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का इस्तेमाल पाठन क्रिया को रुचिकर बनाने में किया जाता है। इससे विद्यार्थियों सीखने की अभिक्षमता बढ़ती है। जैसे दोस्तों एक क्रियाकलाप आप पाठ्य सहगामी क्रिया में आप प्रैक्टिकल को भी मान सकते हैं। देखिए हम जब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो हमें कोई भी चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है, मतलब वो प्रैक्टिकल एक तरह से पाठ्य सहगामी क्रिया हुई। फिर दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ नंबर, टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों।
डेली हम हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही, फिर एक्स्ट्रा में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स में इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट अगर आते हैं, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपको एक्स्ट्रा वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। देखते हैं 7वां क्वेश्चन, सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। तो देखिए क्या है, अभिभावक, समाज, विद्यालय, पुस्तकें। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व दोस्तों समाज, आधारभूत तत्व समाज है। दोस्तों ये सब्जेक्ट वो है जिसे आपको गहराई से समझना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, उतना ही आपको ये क्लियर होता जाएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों, इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं थोड़ी मेहनत करके। तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी बालक का सामाजिक विकास समाज के मानक व नियम जो समाज के द्वारा तय किया जाता है उसे समाज में रखकर और समाज के साथ अंत्यक्रिया करके ही आत्मसात करता है। इस प्रकार बालक का सामाजिक विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेतृत्व। फिर रिक्त स्थान के बारे में दृष्टि सृजन करना और उसे उपलब्ध करना या प्राप्त करना है। नेतृत्व देखिए, नेतृत्व के बारे में, नेतृत्व का क्या मतलब व्यक्तियों, देखिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने के बारे में दृष्टि सृजन करना। फिर दूसरा ऑप्शन, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने। देखिए इनमें सबसे सही कौन सा आंसर है, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सही आंसर सेकंड वाला है। देखिए व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के बारे में दृष्टि सृजन करना और उसे उपलब्ध करना है। तो सबसे सही आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ने आपके पास स्टूडेंट्स से किसी विषय पर कोई ऐसा विषय है, कोई बड़ा विषय मान लो, क्लास पूरे स्कूल लेवल का विषय मान लीजिए आप, तो तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। प्रधानाचार्य एवं अथवा सभी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे, ये पहला ऑप्शन। दूसरा, स्पष्ट मना करेंगे, सहर्ष तैयार करेंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला आंसर सबसे सही है, पहला ऑप्शन। देखिए अगर विद्यालय स्तर का कोई भी मामला है, किसी विषय पर भाषण देना है, कोई जानकारी देनी है स्टूडेंट्स को, तो देखिए एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह सभी साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात ही ऐसा करने के लिए निर्णय लें। सभी को पहले उस विषय पर बताएं क्या है क्या नहीं, फिर विचार विमर्श करके ही उस मामले पर कुछ बोला जाए। तो सबसे सही आंसर दोस्तों प्रधानाचार्य एवं अथवा साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे, ये वाला सबसे सही आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कभी कभी विद्यालय परिसर में किसी शिक्षक को किन्हीं ज्वलंत मुद्दों या गंभीर विषय पर भाषण देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में यह उचित होता है कि शिक्षक, प्राचार्य और अन्य शिक्षकों से उचित परामर्श लें। तो ऐसा करना ज़रूरी है। फिर लास्ट क्वेश्चन अपना आज का इस सब्जेक्ट का, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि देखिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें,
हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करें, तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें। इस प्रकार से टिप्पणी करें कि वे न तो प्रशंसा न ही आलोचना के रूप में हो। देखिए सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। सबसे सही आंसर तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें। देखिए हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें। देखिए ऐसा भी नहीं होता हमेशा आप प्रशंसा ही करें, कभी कभी स्टूडेंट्स को उसकी गलती का एहसास कराना भी ज़रूरी होता है। हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करें। देखिए ऐसा भी नहीं होता हमेशा आलोचना करें। फिर देखिए जैसे फोर्थ देखते हैं, इस प्रकार से टिप्पणी करें कि वे न तो प्रशंसा न ही आलोचना के रूप में हो। देखिए न तो प्रशंसा करें न आलोचना करें।